हर हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कारगिल वॉरियर्स में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या यूरोप का जो एक समुदाय वो क्या गुर्जर या जाति से है या जाट जाति है, जो कि दूर यूरोप में जो है किसी ज़माने में हिंदू थे, या कोई मनगढ़ंत है या हकीकत है। साल 2016 में तो भारत सरकार ने भी इन्हें आधिकारिक रूप से भारतीय घोषित कर दिया, क्योंकि ये लोग यूरोप और पूरे अमेरिका में फैले हैं। इनके संस्कृति के ध्वज पर अशोक चक्र भी जैसा दिखने वाला चक्र है, लेकिन क्या उनकी कहानी, कौन है वो लोग, भारत से अलग हुए? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। साल 2000 यानी कि 1026 की दोपहर में पंजाब के सूखे मैदान में हवा में से धूल का गुब्बार उड़ रहा था। दूर से घोड़े के टापों की आवाज़ तेज गुज रही थी। महमूद गजनवी की सेना लौट आई थी। 17वीं बार उसका निशाना था उत्तरी भारत के गांव और मंदिर, जहां से वह सोना चांदी लूटकर ले जाता था और लोगों को गुलाम बनाकर अपने साथ घसीटता था। गांव में चीखें गूंज रही थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे थे और चारों ओर तबाही का मंजर था। इसी हड़बड़ाहट में एक छोटा सा काफिला अपनी बैलगाड़ियां लिए पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। यह लोग कोई और सैनिक नहीं थे, उनके पास हथियार जखीरा नहीं था। यह थे वे घुमक्कड़ कबीले, जिनके वंशजों को दुनिया बाद में रोमा या जिप्सी के नाम से जानती है। उनके पास बस कुछ कपड़े, कुछ बर्तन, उनकी बोली में गूंजते हुए गीत जो उनकी पहचान बताने वाले थे। वो अपनी सिर्फ जान बचाने के लिए नहीं भागे, बल्कि उन्होंने एक ऐसी यात्रा शुरू की जो कि उनकी जड़ों से हजारों मील दूर ले जा रही थी। वो लोग नहीं जानते थे कि वो कहाँ तक जाएंगे। यह सवाल इतिहासकारों को आज भी परेशान करता है। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि कबीले पंजाब, राजस्थान, सिंध के इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे। शायद जाट, गुर्जर या बंजारे जैसे समुदाय, जो कि आज भी आप देखेंगे जिनका बिजनेस होता है खेती, शिल्प, नाच गाना, जो गांव-गांव घूम करके अपना खेल तमाशे दिखाते हैं। क्योंकि ये घुमक्कड़ एक जगह नहीं रुकते हैं, अपना बैलगाड़ी पे सामान लोड करते और धूल बड़ी रात चल देते हैं, बस गीत गाते हुए, बजाते हुए। क्योंकि उनके कपड़े भी सादे होते हैं। औरतें सूती साड़ियाँ या लहंगे पहनती हैं, छोटी मोटी कढ़ाई होती है। मर्द क्या है, लोहे के औजार बनाते हैं। बच्चे धूल में ही खेलते गुनगुनाते हैं। उनकी सादगी भरी जिंदगी ज़्यादा दिन नहीं टिकती एक जगह। 5वीं सदी में जब हुडों ने हमला किया तो सब कुछ बदल गया। 450 ईसा पूर्व हुडों ने उत्तरी भारत को तबाह किया था। गांव जला दिए, खेत उजाड़ दिए, लोग बेघर हो गए। फिर 11वीं सदी में गजनवी की लूटपाट ने हालात और भी बद से बदतर कर दिया। पुराने दस्तावेज जो जैसे अल बिरूनी की तारीख अल हिंद जो 1030 में लिखी गई, बताता है कि उस वक्त भारत के उत्तर पश्चिम इलाकों से कई समुदाय विस्थापित हुए। इनमें से कुछ पश्चिम की ओर रुख किया, सुरक्षा और नई जिंदगी की तलाश में। उस दोपहर का मंजर भी मौखिक कहानियों में आज भी जिंदा है। एक बूढ़ी औरत जिसके हाथों पर मेहंदी की फीकी लकीरें थी, वो अपनी पोती को गोद में लिए चल रही थी। उसकी आंखों में डर था, पर चेहरे पर एक अजीब सा संकल्प भी था कि शायद वो अपनी बच्ची को गुलाम बनने से बचा रही थी। एक जवान लड़का जिसके कंधे पर एक पुराना सितार लटक रहा था, बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था उस गांव को जहां उसने अपने पिछड़े गीत सीखे थे। उनके साथ कुछ बकरियां भी थी, कुछ टूटी हुई गाड़ियां थी और इतना सामान था कि वो एक रात कहीं भी गुजार सके। वे सिंध की रेगिस्तान को पार करते हुए अफ़गानिस्तान की ओर बढ़े। यह कोई सुनियोजित सफ़र नहीं था, यह तो मजबूरी थी। रास्ता जो भी मिले उन्हें गर्मी, भूख, प्यास या अनजान लोगों का सामना करना पड़ता, फिर भी वो अपनी मंजिल की ओर रुके नहीं। अफ़गानिस्तान में कुछ साल ठहरे,
ऐसे घूमते फिरते वहाँ की अफ़गानिस्तान की ज़मीन सख्त थी, हवा में धूल भरी थी, पानी की कमी थी, लेकिन इन लोगों ने जीने का रास्ता ढूंढ लिया था। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ व्यापार शुरू किया। कोई लोहे के औजार बेचता, कोई गीत गाता, तो कोई नाच गाना दिखाता, और उनकी बोली में अब फारसी के भी कुछ शब्द घुलने लगे था, क्योंकि वो अब वहाँ रहते रहते कुछ जो लोकल शब्द थे फारसी में वो उसमें अपना यूज करने लगे, लेकिन उनकी जो शक्ल सूरत थी वो भी संस्कृति की याद दिलाती थी। 8वीं सदी तक वे यहाँ रहे। फिर पूर्व में शासनी साम्राज्य शुरू हुआ, इस्लामी विस्तार शुरू हुआ, जिससे उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। फिर वो ईरान पहुँचे, कुछ साल वहाँ बिताया। उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सुकून आया ईरान में। फिर बंजारों ने जो अपना हुनर दिखाया, उनकी बोली में और बदलाव आए। फिर 9वीं सदी में वे बाइजेंटाइन साम्राज्य की सीमा तक पहुँचे। बाइजेंटाइन इतिहासकारों ने उन्हें अहित फंगोई कहा, एक शब्द जो बाद में जिप्सी के कई यूरोपीय नामों का आधार बना। जिप्सी शब्द का यह लोग यहाँ कुछ समय तक रुके। अब ये कुछ सिपाही बन गए, कुछ ने अपने संगीत से दरबारों में जगह बनाई, लेकिन आत्मा में उनकी तो घुमक्कड़पन था, वे एक जगह नहीं टिक सके। 13वीं और 14वीं सदी में मंगोलों के हमलों ने मध्य पूर्व को हिला दिया। रोमानी लोग फिर चले, क्योंकि घुमक्कड़ तो एक जगह रुक ही नहीं सकते। इस बार वो यूरोप की तरफ बढ़े। 1300 के आसपास वे बाल्कन में पहुँचे, आज का बुल्गारिया और रोमानिया। शुरू में लोग उनके रंग बिरंगे कपड़े और अनोखों गीतों से हैरान हुए। उनके नाच में एक जादू था, लेकिन ये हैरानी जल्द ही डर में बदल गई। यूरोप उस वक्त प्लेग की चपेट में था। 1347 से 1351 तक ब्लैक डेथ ने लाखों लोगों को मार डाला। लोग भूखे थे, डरे हुए थे, और हर अनजान चीज़ को शक की नज़र से देख रहे थे। रोमानी लोगों को मिस्र से आए समझा गया, शायद इसीलिए उन्हें जिप्सी कहा जाने लगा, लेकिन यह गलतफहमी थी कि वे भारत से आए थे। 1417 में जर्मनी में उनके खिलाफ पहला कानून बना, उन्हें शहरों से निकाल दिया गया। 1499 में स्पेन में फरमान जारी हुआ, देश छोड़ो वरना गुलाम बनोगे। जो पकड़े गए उन्हें जंजीरों में जकड़कर जहाज़ों पर काम करने भेजा गया। 1530 इंग्लैंड में हेनरी VIII ने कहा, रोमानी होना ही अपराध है, सजा थी देश से निकालना या मौत। लेकिन वे रुके नहीं, वे जंगलों में छिप गए, नदियों के किनारे बस्तियां बनाई और अपने गीतों में उस दर्द को पिरोया जो अब उनकी ज़िंदगी का हिस्सा था। 16वीं और 17वीं सदी में हालात और बदतर हुए। पुर्तगाल ने उन्हें अफ्रीका के उपनिवेशों में गुलाम बनाकर भेजा। साउथ में और ब्राज़ील जैसे इलाकों में, स्विट्ज़रलैंड में 1551 में एक हर क्रूर कानून बना, पुरुषों को मार डालो, औरतों को निकाल दो। बच्चों को उनके माँ बाप से छीन लिया गया और ईसाई परिवारों को सौंप दिया गया। यह उनकी पहचान मिटाने की कोशिश थी, लेकिन रोमानी लोग टूटे नहीं। उनकी औरतें मेहंदी लगाती रही, मर्द गिटार बजाते रहे, बच्चे नाचते रहे। उनकी ज़िंदगी में एक जिद थी, हर हाल में जीने की। फिर 20वीं सदी में सबसे बड़ा झटका लगा जब हिटलर सत्ता में आया 1933। उसने रोमानी लोगों को नस्ली रूप से नीच कहा। नूरमबर्ग कानून बने और 1939 से 1945 तक रोमानी नरसंहार। नाजी दस्तावेज बताते हैं कि करीब 5 लाख लोग मारे गए। हालांकि कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि यह संख्या 5 लाख तक हो सकती है, लेकिन टेम्बिका और डचाऊ जैसे एकाग्रता शिविरों में उन्हें भेजा गया, जहां भूख, बीमारी और गैस चैम्बर से उनकी मौत का कारण बने। एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए चीख रही थी, एक बूढ़ा अपनी आखिरी सांस ले रहा था। यह वो दर्द था जो कभी बुलाया नहीं जा सकता था, लेकिन कुछ लोग बच गए।
उनकी कहानियाँ बची, उनके गीत बचे। यह इतिहास सिर्फ मौखिक कहानियों तक सीमित नहीं है। पुराने दस्तावेज उनकी यात्रा की सच्चाई बयां करते हैं। 11वीं सदी में अल-बिरूनी ने तारीख अल-हिंद में लिखा है कि भारत के उत्तर पश्चिम से कई समुदाय पश्चिम की ओर गए। 10वीं सदी में बाइजेंटाइन लेखक प्रोकोपियस ने एथेन गालोई का जिक्र किया है, जो उनके संगीत और घुमक्कड़ जीवन को दर्शाता है। 15वीं सदी में जर्मन दस्तावेज क्रोनिका में उनके खिलाफ कानूनों का उल्लेख है। 18वीं सदी में यूरोप में जिप्सोलॉजी की शुरुआत हुई। जर्मन विद्वान हैरी ग्रेलमैन ने 1783 में डाई जिंगनायर लिखी, जिसमें उनकी भाषा को संस्कृत से जोड़ा गया। यह दस्तावेज बताता है कि रोमानी लोग कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि एक वास्तविक समुदाय थे जो भारत से निकले और यूरोप तक पहुँचे। इस लंबी यात्रा और दर्द के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। 20वीं सदी में उन्होंने अपनी पहचान बचाने के लिए संगठन बनाए। 1971 में लंदन में पहला विश्व रोमानी सम्मेलन हुआ। यहाँ रोमा नाम को आधिकारिक रूप से अपनाया गया और नीला हरा झंडा, ऊपर नीला आकाश, नीचे हरी धरती और बीच में लाल चक्र चुना गया। उनका राष्ट्रगान जेम जेलिंग भी तय हुआ, एक गीत जो उनके दर्द और उम्मीद को बयान करती है। इसके बाद इंटरनेशनल रोमानी यूनियन IRU बना, जो आज भी उनके अधिकारों के लिए लड़ता है। 1978 में IRU को यूएनए में सलाहकार का दर्जा मिला। यह संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर काम करता है। इसलिए क्या ये सच है? गहराई से देखें तो उनकी ज़िंदगी और परंपरा बदलने वक्त के बीच झूल रही है। उनकी शादी कम उम्र में होती, 14 से 18 साल के बीच। शादी में 3 दिन तक जश्न होता है, रंग बिरंगे कपड़े, सोने के गहने और गीतों की धूम। दुल्हन के हाथों पर मेहंदी लगाई जाती है, जो हिंदू परंपराओं से मिलती है। लेकिन यूरोप में भेदभाव ने उनकी ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया। 20वीं सदी में नाजियों ने रोमानी औरतों को बंध्याकरण यानी कि स्टेरिलाइजेशन किया। करीब 8000 महिलाओं पर यह अत्याचार हुआ। आज भी कुछ देशों में ईसाई मिशनरी उनके बीच काम करते हैं और अपना संस्कृति में हिंदू सारा की पूजा, मेहंदी और परिवार का मत, यह प्रभाव उनकी जड़ों से गहरा जुड़ाव दिखाता है। रोमानी लोग आज भी हिंदू धर्म से जुड़े हैं, पर उनका तरीका अलग है। उनकी भाषा रोमानी में संस्कृत के शब्द हैं। त्रिशूल यानी शिव का त्रिशूल, देवेल यानी देव से कुंतारी यानी संतुलन का सिद्धांत। वे संत सारा को पूजते हैं। फ्रांस में हर साल मई में संत सारा उत्सव होता है, जहाँ हजारों रोमा सेंट सारा की पूजा, परिवार का महत्व या प्रभाव उनकी जड़ों से गहरा जुड़ाव दिखाता है। रोमानी लोग आज भी हिंदू धर्म से, उनके तरीका अलग है। उनकी भाषा रोमानी है, लेकिन उसमें संस्कृत के शब्द हैं। वेदों की याद दिलाती है। ज़्यादातर रोमा ईसाई मुस्लिम, लेकिन उनकी परंपराओं में हिंदू जड़ें बची है। मृत्यु को अशुद्ध मानना, दफनाने की प्रथा और परिवार का केंद्र होना। उनकी शादियों में रोटी तोड़ने की रस्म है, जो हिंदू रोटी बेटी के संबंध से मिलती है। यह परंपरा उनकी भारतीय जड़ों को आज भी जिंदा रखती है। साल 2025 में उनकी आबादी 1.5 करोड़ के आसपास है। रोमानिया में 6 लाख, बुल्गारिया में 3 लाख, स्पेन में 7 लाख है। ऐसे अमेरिका, कैलिफोर्निया है। 70% रोमा क्या है, बेरोजगार है। उनकी बस्तियाँ कचरे को ढेरों के पास ही होती है। लेकिन ये सच है कि ये जो रोमा जाति है आज से नहीं, ये भारत से गई हुई एक घुमक्कड़ जो जाति थी, जो अपना अस्तित्व बचाने के लिए निकले थे। वे आज भी नाचते गाते हुए चले गए। उनके भाषा में क्या है, उनकी भाषा में क्या है, बोली में संस्कृत है, जो कि यूरोप में रहते हैं। किसी ज़माने में ये भी हिंदू थे। वो एक काली की माता की जो है उस तरह की देवी, उनकी वो पूजा करते हैं। कोई ये मनगढ़ंत नहीं है, ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये एक हकीकत है।
तो जो ये जिप्सी जाति है या जो जिसको किरमानी, ये भारत से ही जुड़ा हुआ है या भारत से ही गया हुआ एक ये जो यूरोप की जाति है गई है, ये सच है। इसलिए दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।